हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल BTUP स्टडी पॉइंट में। अब फ्रेंड बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड। यहाँ पे दोस्त जो आपका क्रैश कोर्स चलाया जाता था उसका आज 13 डे है, यहाँ पे 13वां दिन है। और आज के क्लासेस में हम फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे एक एक क्वेश्चनों को दोस्त आप अच्छी तरीके से समझिएगा। यहाँ पे एक एक पॉइंट आपका बहुत ही अच्छी तरीके से आज क्लियर कराने वाले हैं, तो वीडियो को दोस्त एंड तक देखिएगा ताकि एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो सके। और जितने भी यहाँ पे नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो दोस्त चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा ताकि दोस्त इसी तरह की वीडियो को नोटिफिकेशन आपको लगातार मिल सके। और जितने भी अभी तक स्टूडेंट प्रीवियस क्लासेस को देखा नहीं है तो नीचे दोस्त मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके दोस्त आप एक एक क्लासेस को वॉच करिए अच्छी तरीके से, ताकि दोस्त वहाँ से भी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। जितने दोस्त पॉइंट बताए हैं आपके लिए पॉइंट इस समय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सके तो दोस्त इसे आप नोट डाउन करिएगा। मैं आपको बार बार इसलिए कहता हूँ दोस्त क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती हैं। तो चलते हैं यहाँ पे क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को दोस्त अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। तो दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको आज के यहाँ पे बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे, जिसमें दोस्त आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। तो गतिज ऊर्जा किसमें नहीं है, तो इसमें आपका जो चलता हुआ चीज़ है इसमें तो आपका गतिज ऊर्जा उत्पन्न होता है, लेकिन जो आपका स्थिर अर्थात यहाँ पे जो रुका हुआ चीज़ है उसमें आपका गतिज ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता है। जैसे अगर यहाँ पे बात करें चलता हुआ हथौड़ा पे, तो इसमें आपका क्या है, गतिज ऊर्जा इसमें भी आपका उत्पन्न होता है। बहता हुआ पानी में भी उत्पन्न होता है, चली हुई गोली में भी क्या होता है, गतिज ऊर्जा उत्पन्न होता है। लेकिन खींचा हुआ धनुष, यहाँ पे खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं उत्पन्न होती, जबकि इसमें अवस्था के कारण स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। खींचा हुआ धनुष में क्या होता है दोस्त, यहाँ इसमें आपका स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे दोस्त अगर हम बात करें यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो है, ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है वो क्या है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि क्या होता है ये आपका एक रूप से दूसरे रूप में आसानी से बदला जा सकता है। यहाँ पे दोस्त हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मात्रक की। तो जैसे हम यहाँ पे पहले पॉइंट पे दोस्त बात करते हैं, पहला पॉइंट है वाट सेकेंड, जूल, वाट घंटा या किलोवाट घंटा तथा यूनिट के सभी ऊर्जा अथवा कार्य के मात्रक होते हैं। जितने भी मैंने आपको बताया ये सभी क्या होते हैं, कार्य के मात्रक होते हैं। वाट सेकेंड, जूल, वाट घंटा, किलोवाट घंटा, जितने आपके यूनिट मैंने बताया ये सभी क्या होते हैं, कार्य के मात्रक होते हैं। अगर यहाँ पे दोस्त बात किया जाए 1 किलोवाट आवर की वैल्यू, तो 1 किलोवाट हावर की जो वैल्यू होती है वो मैंने आपको पहले भी करा चुका है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। क्या होता है दोस्त, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, जो आपका 1 किलोवाट घंटे के जो आपका मान होता है। यहाँ पे दोस्त हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे वाट, किलोवाट, मेगावाट तथा अश्व शक्ति, ये सभी क्या है, सामर्थ्य के मात्रक हैं। किसके दोस्त, सामर्थ्य के मात्रक हैं वाट, किलोवाट, मेगावाट और अश्व शक्ति। इससे दोस्त आपके क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती हैं। मात्रक से आपका 2 क्वेश्चन यहाँ पे फिक्स होता है, इसलिए आप मात्रक को अच्छी तरीके से देखिएगा। और यूनिट आपका वही पूछा जाता है जो कि आपने सुना ना होगा। यहाँ पे पूछ लेगा दोस्त कि जो आपका अश्व शक्ति है ये किसका मात्रक है, तो आप क्या बताएंगे। आपने अब यहाँ तक पॉइंट आपने देख लिया है तो आप क्वेश्चन को आसानी से वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको जितना पॉइंट बता रहा हूँ हो सके तो आप नोट डाउन करिएगा, ताकि दोस्त इसका आप इंट्रेंस एग्जामिनेशन के टाइम में रिवीजन आप कर सकें। और अभी आपको मॉडल पेपर भी बहुत ही जल्द दोस्त यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं उसकी, कि आपको एक मॉडल पेपर हल करने के लिए दिया जाए, जिसके लिए दोस्त मैं आपको बताऊंगा 100 क्वेश्चन उसमें दिया जाएगा। आप सभी लोग सहमत हैं तो इसके लिए आप कमेंट करके हमें बताइए, मैं उसे कंप्लीट करने के लिए दोस्त पूरी तरह से कोशिश करूंगा, ताकि दोस्त आपकी भी यहाँ पे तैयारी पता चल सके कि कितना मैं
क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, मैं आपको 100 क्वेश्चन पूरे उसमें दूंगा और वही आपको सॉल्व करने होंगे। तो इसके लिए दोस्त आप कमेंट करिएगा, ताकि दोस्त जितना अधिक से अधिक कमेंट आएगा उसी हिसाब से दोस्त मैं यहाँ पे आपके लिए कार्य करूंगा और जल्द ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो हम बात करेंगे दोस्त यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे दोस्त अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे यदि कोई व्यक्ति किसी लिफ्ट में ए त्वरण से ऊपर जा रहा है तो वह अपना भार महसूस करेगा। तो वह अपना भार दोस्त कैसा महसूस करेगा यहाँ पे, तो उसका जो दोस्त यहाँ पे भार है तो वो भार अपना बढ़ा हुआ महसूस करेगा। बढ़ा हुआ क्यों करेगा, जो आप उसका W है, W इक्वल टू mg, अर्थात उसका जो वेट है, वेट क्या है वहाँ पे नीचे की ओर, क्या है दोस्त, वेट आपका क्या है वहाँ पे नीचे की ओर लगता है। अर्थात जो आदमी का जो बल का आभास होता है, जो आपका बल का आभास होता है वो क्या होता है, नीचे की ओर होता है। क्या होता है दोस्त, नीचे की ओर होता है। वहां पे जो आपकी R की वैल्यू होती है, R इक्वल टू mg प्लस ma, जो आपका त्वरण होता है वो भी वहां पे क्या होता है, जुड़ जाता है, जिससे क्या होता है वो बढ़ा हुआ, अपने भार को बढ़ा हुआ प्रदर्शित करता है, अपने को भारी एक प्रदर्शित होता है। ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि वह भार को महसूस करता है कि मेरा वेट जो है वो यहाँ पे बढ़ा हुआ है। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पे, चलिए तो इसी से रिलेटेड मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट बता रहा हूँ जो कि लिफ्ट से संबंधित है। तो पहले दोस्त यहाँ पे पहले पॉइंट पे हम बात करेंगे, एक एक पॉइंट को दोस्त आप सही से समझिएगा। यहाँ पे दोस्त पहला पॉइंट है, जब लिफ्ट ए नीचे आती है तो इस दशा में व्यक्ति का जो आभासी भार होता है ये आपका घटा हुआ प्रतीत होता है। अर्थात आपने देखा होगा कि अगर आपका लिफ्ट जो नीचे आ रहा है तो आपने देखा होगा कि जो अगर आपका जो वेट है वो आप शून्य महसूस करते हैं। वहाँ पे क्या होता है दोस्त, वेट को आप शून्य महसूस करते हैं, अर्थात लगता है कि जो भारहीन हो गए हैं। जहाँ पे आपका W इक्वल टू mg और जो नीचे की ओर त्वरण लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, R इक्वल टू यहाँ पे हो जाता है R इक्वल टू mg माइनस में ma। ठीक है, ये आपका त्वरण यहाँ पे क्या होता है, घट जाता है, जिसके कारण हमें वहाँ पे जो वेट होता है वो कितना होता है, शून्य हो जाता है, शून्य हमें पता चलता है। यहाँ पे दोस्त हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट है, जब लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर या नीचे की ओर जाती है तो इस दशा में प्रत्येक व्यक्ति को अपना भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है दोस्त, जब लिफ्ट एक समान वेग से अगर ऊपर या नीचे की ओर आ रही है तो इस दशा में व्यक्ति को अपने भार में कोई भी परिवर्तन प्रतीत नहीं होगा। अर्थात वहां पे R इक्वल टू क्या होता है, mg होता है, वो आपके बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट है दोस्त, यदि नीचे आते वक्त, अगर आपने लिफ्ट में है और नीचे आते वक्त रस्सी, उसकी जो डोरी है वो टूट जाए तो जो मुक्त वस्तु की भांति नीचे गिरेगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, जो लिफ्ट है वो आपका मुक्त वस्तु की भांति नीचे करेगा। अर्थात वहां पे R इक्वल टू mg माइनस mg हो जाएगा। R इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg माइनस mg हो जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति होते हैं अपना भार शून्य प्रतीत होगा या भारहीनता का अनुभव करते हैं जब वो लिफ्ट नीचे की ओर जाता है। यहाँ पे दोस्त जितने पॉइंट बताएं आप सभी लोग पॉइंट को अच्छी तरीके से समझिएगा। नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोस्त आप एक बार जैसे कंप्लीट हो जाए तो फिर से एक बार स्टार्टिंग से वीडियो को देखिएगा, ताकि आप एक एक पॉइंट को समझ सके अच्छी तरीके से। यहाँ पे दोस्त हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे दोस्त अगला क्वेश्चन है, ग्रहों को कक्षा में बांधे रखने के लिए बल को क्या कहते हैं। तो ग्रहों में कक्षा को बांधे रखने वाले बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, गुरुत्वीय बल कहते हैं। सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जो आपका गुरुत्वीय बल होता है, इससे रिलेटेड मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे, चुंबकीय बल भी बताएंगे आपको, और विद्युत बल क्या होता है ये भी बताएंगे आपको, और चुंबकीय बल क्या होता है ये भी यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो आपका गुरुत्वीय बल है, ठीक है, गुरुत्वीय बल जो है वो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे क्षीण बल है, अर्थात वीक फोर्स है जो आपका गुरुत्वीय बल है। पहले पॉइंट पे यहाँ पे जो आपका गुरुत्वीय बल है वो आपका वीक फोर्स है। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि विद्युत चुंबकीय बल,
आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाले बल को हम विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। फिर से आप सुन लीजिए, आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाले बल को हम विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। बात करते हैं दोस्त हम यहाँ पे तीसरे पॉइंट की, यदि आवेश एक निश्चित दूरी पर विरामावस्था में है तो उनके बीच कार्य करने वाले बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। फिर से बोल देंगे, यदि आवेश एक निश्चित दूरी पर विरामावस्था में है तो उनके बीच कार्य करने वाला बल स्थिर बल कहलाता है। बात करेंगे दोस्त यहाँ पे चौथे पॉइंट की, तो चौथा पॉइंट है, किसी दो चुंबकों के बीच कार्य करने वाले बल को हम चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है, या तो हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाले बल को चुंबकीय बल कहता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और भी पॉइंटों की। तो पांचवें पॉइंट पे दोस्त बात करते हैं, नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को एक साथ बांधने वाला बल प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। जो कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखता है, उस फोर्स का क्या नाम है? प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे दोस्त हम अगले पॉइंट की। तो छठवें पॉइंट पे बात करेंगे मूल कण। मूल कण कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये तीनों क्या हैं? ये हमारे मूल कण हैं। इनके बीच कार्य करने वाले बल को क्षीण नाभिकीय बल कहते हैं, अर्थात यहाँ पे वीक फोर्स कहते हैं नाभिकीय बल। ठीक है, जो आपका क्या है? क्षीण नाभिकीय बल कहते हैं। अगले पॉइंट पे दोस्त यहाँ पे बात करेंगे सातवें पॉइंट की। तो प्रबल नाभिकीय बल बड़ा होता है क्षीण नाभिकीय बल से, और क्षीण नाभिकीय बल बड़ा होता है विद्युत चुंबकीय बल से, और विद्युत चुंबकीय बल बड़ा होता है चुंबकीय बल से, और चुंबकीय बल बड़ा होता है गुरुत्वीय बल से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुरुत्वीय बल जो होता है वो आपका प्रकृति में सबसे क्षीण बल है। ठीक है, और सबसे जो ज़्यादा है उसमें क्या है? आपका प्रबल नाभिकीय तत्व क्या है दोस्त? प्रबल नाभिकीय बल है, जो कि यहाँ पे जो आपका नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांध के रखता है। ठीक है, ये आपका क्या है? प्रबल नाभिकीय बल है। तो इसका जो मैंने आपको बताया, इसको आप यहाँ पे याद रखिएगा कि सबसे जो अधिक है प्रबल है वो आप याद रखिएगा नाभिकीय बल। ठीक है, और जो आपका लो है यहाँ पे, अर्थात जो सबसे क्षीण है वो क्या है? यहाँ पे गुरुत्वीय बल है। ठीक है, तो इसी पे बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, सभी क्वेश्चन आज दोस्त यहाँ पे एक थॉटिकल हिसाब से यहाँ पे लिए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे जो यहाँ पे व्यक्तिगत जीवन में यहाँ पे आप देखते हुए आ रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है। तो ये क्वेश्चन है दोस्त, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, तो उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? उसका कम हो जाएगा। इसका दोस्त एक फार्मूला होता है T प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट में L। क्या होता है दोस्त? T प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट में L। यदि कोई लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है तो उस लड़की के खड़े हो जाने पर जो दोलनों का आवर्तकाल T होता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि लड़की के खड़े हो जाने पर उसका जो गुरुत्वीय केंद्र होगा वो क्या होगा? ऊपर आ जाएगा, और जिससे उसके क्या होगा? प्रभावी लंबाई कम हो जाएगा। ये आपका प्रभावी लंबाई L जो है वो आपका कम हो जाएगा, जिससे आपका आवर्तकाल भी यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है, जब भी आपने देखा होगा कि जैसे आपने कोई वहाँ पे बैठा हुआ है, खड़ा होता है, तो क्या होता है? झूलने का वो गति जो होती है वो आपकी तेज हो जाती है। क्यों तेज हो जाती है? क्योंकि वहाँ पे जो आवर्तकाल हो जाता है वो आपका कम हो जाता है, इसलिए जो गुरुत्वीय केंद्र हो जाता है वो आपका ऊपर आ जाता है, प्रभावी लंबाई में कमी आ जाती है, और लंबाई कम होने के साथ साथ उसका जो आवर्तकाल है वो भी आपका कम हो जाता है, जिस कारण झूलने की गति जो होती है वो आपकी तेज हो जाती है अगर कोई व्यक्ति उस पर खड़ा हो जाता है। तो इसका जो फार्मूला होता है दोस्त, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था आवर्तकाल का फार्मूला। तो आवर्तकाल का फार्मूला आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आवर्तकाल का फार्मूला होता है T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में L अपान में G। ये क्या है? आवर्तकाल का फार्मूला है, जहाँ पे T जो है ये आपका आवर्तकाल है, और L जो है यहाँ पे स्मॉल l देख रहे हैं, ये आपका है प्रभावी लंबाई। क्या है दोस्त? प्रभावी लंबाई। और G आपको पता होगा ये आपका है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, यहाँ पे दोस्त हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड पॉइंट की। तो पहले पॉइंट पे दोस्त हम यहाँ पे बात करते हैं, पहला पॉइंट पे। तो पहला पॉइंट है
यदि सरल लोलक की प्रभावी लंबाई L को बढ़ा दिया जाए तो लोलक का आवर्तकाल T भी बढ़ जाएगा तथा लोलक की गति धीमी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, फॉर्मूले आपके बताए, यहाँ पे फिर से मैं नोट कर रहा हूँ, 2 पाई अंडर रूट में L अपान में G। मैंने पहले पॉइंट पे क्या बताया यहाँ पे कि जो उसकी प्रभावी लंबाई है यल है, उसको हम अगर बढ़ा दें तो जो लोलक का आवर्तकाल है यहाँ पे T है, ये भी क्या है वहाँ पे बढ़ जाएगा, जिससे क्या है लोलक की गति धीमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्त? धीमी हो जाएगी। बात करते हैं दोस्त हम यहाँ पे दूसरे पॉइंट की। तो यहाँ पे दोस्त आप दूसरे पॉइंट को देखिएगा। दूसरे पॉइंट में भी मैंने आपको क्या बताया, फिर से आप यहाँ पे मैंने फॉर्मूला फिर से लिख दे रहा हूँ, 2 = 2 पाई अंडर रूट में L अपान में G। दूसरा पॉइंट ये है कि यदि आप सरल लोलक की प्रभावी लंबाई L को यहाँ पे घटा देते हैं तो अगर यहाँ पे जो T का आवर्तकाल है, ये आवर्तकाल जो है T, ये भी आपका घट जाएगा और वहाँ पे जो लोलक की गति हो जाएगी वो आपकी तेज हो जाएगी। अगर आप L की वैल्यू को यहाँ पे बढ़ाते हैं तो इसका आवर्तकाल पे सीधा इफेक्ट पड़ता है, वहाँ पे जो आपका आवर्तकाल है ये भी बढ़ जाता है, जिससे लोलक की क्या होती है, गति धीमी हो जाती है और घटाने पे आपकी लोलक की गति बढ़ जाती है। बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे तीसरे पॉइंट की। तो सरल लोलक का आवर्तकाल गोले के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। किस पे करता है? गोले के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। किस पे करता है? ये आपका लंबाई, प्रभावी लंबाई पे निर्भर करता है, जो उसका यहाँ पे सरल लोलक का जो आपका यहाँ पे आवर्तकाल होता है T। ठीक है, तो जितने यहाँ पे दोस्त पॉइंट बताएं, आप सभी लोग पॉइंटों को नोट डाउन करिएगा, ताकि दोस्त यहाँ पे आप सब लोग बाद में इसका रिवीजन अच्छी तरीके से कर पाए। यहाँ पे दोस्त हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन के यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ पदार्थ, यहाँ पे है अगला क्वेश्चन, कुछ पदार्थ निम्न ताप पर अपना विद्युत प्रतिरोध खो बैठते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? तो इन्हें हम श्रेष्ठ चालक कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं दोस्त? श्रेष्ठ चालक कहते हैं, जिसे हम अति चालक के नाम से भी जानते हैं। ये आपका श्रेष्ठ चालक जो है, ये आपका एक अति चालक ही होता है। जो पदार्थ, ध्यान से समझिएगा, श्रेष्ठ चालक कहते किसे हैं, अति चालक होता क्या है? तो यहाँ पे जो पदार्थ अत्यंत निम्न ताप पर अपना विद्युत प्रतिरोध खो देते हैं या जिनका प्रतिरोध शून्य हो जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अतिचालक कहते हैं, या हम श्रेष्ठ चालक कहते हैं। श्रेष्ठ चालक या अतिचालक धारा का सबसे अच्छा बहाव का माध्यम होता है। ये क्या होता है? धारा का सबसे अच्छा बहाव का माध्यम होता है। आपने सुना होगा अतिचालक, ठीक है, इसमें धारा का प्रवाह सबसे अच्छी तरीके से होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट बताते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि इसका खोज, तो इसकी जो अतिचालकता की खोज हुई वो 1911 ईस्वी में नीदरलैंड के भौतिक शास्त्री केमरलिंग ओंस ने की थी। कौन किया था दोस्त? केमरलिंग ओंस ने किया था 1911 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पे हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे सुपर कंडक्टर, जो आपका एक अतिचालक पूर्णतः प्रतिचुंबकीय होता है, जिसे कोई भी चुंबकीय रेखा भेद नहीं सकती है। ठीक है, जो आपका एक अतिचालक होता है ये आपका पूर्णतः चुंबकीय होता है, जिसे आपका कोई भी रेखा वहां पे भेद नहीं सकती है। तीसरे पॉइंट पे दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे। तीसरा पॉइंट है कोई पदार्थ जिस ताप पर अतिचालक बनता है उसे क्रांतिक ताप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्त? उसका हम क्रांतिक ताप कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। बात करते हैं दोस्त हम यहाँ पे चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट है अतिचालकता की चुंबकशीलता शून्य होती है। ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अतिचालक से रिलेटेड। तो अतिचालक की जो चुंबकशीलता होती है वो आपकी क्या होती है? शून्य होती है। अतिचालक की संवेदशीलता, यहाँ पे संवेदशीलता की बात करते हैं पांचवें पॉइंट पे। वो अतिचालक की संवेदशीलता होती है वो आपकी एक होती है। क्या होती है? एक होती है। यहाँ पे हम बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ पे, ताकि दोस्त यहाँ पे जितने मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आप सभी पॉइंट को नोट डाउन करते हुए ही चलिएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, तैरना किस नियम पर आधारित है? तो तैरना न्यूटन के हमारे गति विषयक तृतीय नियम पे आधारित है। किस पे दोस्त? तृतीय नियम पे आधारित है। इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पे सी है। जो आपके यहाँ पे तैरना न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार, यहाँ पे जो नियम है गति का तृतीय नियम है क्या?
नियम ये है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी नदी में तैर रहा है तो वह अपने हाथों और पैरों पर क्या करता है, क्रिया बल लगाता है, जिसके फलस्वरूप पानी भी आदमी पर क्या करता है दोस्त, वहाँ पे विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाता है, जिसके कारण आदमी वहाँ पे, व्यक्ति जो है वो वहाँ पे तैरने लगता है। तो इससे रिलेटेड दोस्त यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दोस्त पहले पॉइंट पे बात करते हैं। पहला पॉइंट है, पानी में तैरना आर्किमिडीज व प्लवन के नियम पर भी आधारित होता है। दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है, जब कोई वस्तु किसी द्रव्य या पानी में तैरती है तो उसका भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है, तभी वहाँ पे वस्तु जो है वो तैरती है या हम व्यक्ति जो होता है वो तैरता है। इसका जो कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट आपका यही है कि अगर आपका कोई भी वस्तु है, कोई भी द्रव्य है, तो उसका भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है, इसलिए क्या होता है, वो आपका तैरने लगता है। यहाँ पे दोस्त हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट है, तैरने के लिए वस्तु का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव्य का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होनी चाहिए, तभी वहां पे वस्तु तैर सकता है या व्यक्ति तैर सकता है। इसका जो सिद्धांत है यही है। यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्त यहाँ पे चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट है, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है ये आपका गैसों के लिए भी सत्य है। ठीक है। और पांचवें पॉइंट पे दोस्त यहाँ पे बात करते हैं। पांचवा पॉइंट है, पनडुब्बी तथा जीवन रक्षक पेटी आदि आर्किमिडीज व प्लवन के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। आपने जो पनडुब्बी जहाज देखा होता है, ये सभी क्या हैं, आर्किमिडीज और प्लवन के सिद्धांत पर आधारित इन्हों बनाया गया है। यहाँ पे दोस्त हम बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, वायु में ध्वनि तरंगे प्रदर्शित नहीं करती हैं। तो वायु में ध्वनि तरंगे क्या प्रदर्शित नहीं करती हैं, तो वो आपका क्या, ध्रुवण, क्या है दोस्त, ध्रुवण प्रदर्शित नहीं करती हैं। वायु में ध्वनि तरंगे ध्रुवण प्रदर्शित नहीं करती हैं, पोलराइजेशन प्रदर्शित नहीं करती है। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं दोस्त, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। चूंकि हम जानते हैं जो आपका अनुदैर्ध्य तरंग होता है, ये क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग में ध्रुवण की घटना नहीं होती। अनुदैर्ध्य तरंग में ध्रुवण की घटना नहीं होती है। वायु में ध्वनि तरंगे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, प्ररोदित कंपन आदि प्रदर्शित करती हैं। किसमें, वायु में। ये जितने आपको पॉइंट बता रहे हैं, आप सभी लोग एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझिएगा। आप लिखेंगे नहीं तो आप समझिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और आपको हमारी भाषा जो मैं बोलता हूँ वो समझ में आता है या नहीं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। क्या वास्तव में जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। ये मैं जो आप आज का पढ़ा रहा हूँ या मैंने जितने क्लासेस मैंने लिए हैं अभी तक, तो क्या मैं जो बोलता हूं आपको वो अच्छी तरीके से भली भांति समझ में आता है, मेरी लैंग्वेज आप तक पहुंच पाती है या नहीं। ठीक है, ये आप हमें कमेंट करके आप सब जरूर बताइएगा। यहाँ पे दोस्त हम बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो हम इसमें बहुत चीज़ बताएंगे, जैसे कि ध्वनि का विवर्तन, ध्वनि का व्यतिकरण, ध्वनि का अपवर्तन और ध्वनि का परावर्तन। इससे हम बहुत से इंपॉर्टेंट यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे जो ध्वनि तरंगे प्रदर्शित नहीं करती हैं, ये आपका क्या करती हैं, ध्रुवण। क्या होते हैं दोस्त, वायु में ध्वनि तरंगे ध्रुवण नहीं प्रदर्शित करती, पोलराइजेशन प्रदर्शित नहीं करती हैं। यहाँ पे दोस्त हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो पहले पॉइंट पे दोस्त यहाँ पे बात करते हैं कि ध्वनि का परावर्तन। प्रकाश की भांति ध्वनि भी एक माध्यम से निकलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर टकराने से पहले माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। आप फिर से सुन लीजिए यहाँ पे, जैसे हमारा प्रकाश की भांति ये भी एक वैसे ही है कि एक माध्यम से निकलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर टकराने से पहले माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे हम दूसरे पॉइंट पे दोस्त बात करते हैं
तो दूसरा पॉइंट है चूंकि ध्वनि का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण इसका परावर्तन बड़े आकार के पृष्ठों से अधिक होता है, जैसे दीवारों, पहाड़ों, पृथ्वी का तल, ये सभी आदि। ठीक है, इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है क्या होता है, अधिक होने के कारण इनका परिवर्तन बड़े आकार के पृष्ठों से अधिक होता है। यहाँ पे दोस्त हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे कि ध्वनि का अपवर्तन। तो ध्वनि का अपवर्तन क्या होता है, ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वे अपने पथ से विचलित हो जाती हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, ध्वनि का अपवर्तन कहते हैं। बात करेंगे दोस्तों हम यहाँ पे चौथे पॉइंट की ओर। तो चौथा पॉइंट हम बताएंगे ध्वनि का व्यतिकरण। तो व्यतिकरण क्या होता है, जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती हैं तो उस बिंदु पर ध्वनि का पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, विवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे हम पांचवें पॉइंट की, इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ध्वनि का तरंगदैर्घ्य लगभग 1 मीटर की कोटि का होता है। अतः जब इस कोटि का कोई अवरोध ध्वनि के मार्ग में आता है तो ध्वनि के अवरोध किनारे से मुड़कर आगे बढ़ जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। तो जितने दोस्त यहाँ पे पॉइंट बता रहे हैं आप सभी लोग पॉइंट को नोट डाउन जरूर करिएगा। यहाँ पे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे है, आंतरिक ऊर्जा की अभिधारणा सर्वप्रथम किसने दी। तो आंतरिक ऊर्जा की अभिधारणा सर्वप्रथम ऊष्मा के गतिकी के प्रथम नियम द्वारा दी गई। किससे दोस्त, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम द्वारा दिया गया। यहाँ पे जो होता है क्या होता है दोस्त, यहाँ पे Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डब्ल्यू। क्या होता है दोस्त, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डब्ल्यू द्वारा यहाँ पे जो दिया गया आंतरिक ऊर्जा की अभिधारणा। यहाँ पे दोस्त हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो जो आपका थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम होता है ये आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। किस पे दोस्त, ऊष्मा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। यहाँ पे दोस्त हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। तो दूसरा पॉइंट है, आंतरिक ऊर्जा केवल निकाय के ताप पर निर्भर करती है, अर्थात तापमान बढ़ाने पर निकाय की आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है और तापमान घटाने पर निकाय की आंतरिक ऊर्जा घटती है। यहाँ पे दोस्त हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले ही करा रखा है। क्या आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, आप कमेंट करके हमें बताइए कि इसका कितने स्टूडेंट यहाँ पे हैं जिनको इस क्वेश्चन का आंसर भली भांति आ रहा है। तो दोपहर के समय सूर्य से आने वाली किरणों में अधिक गर्मी होती है, क्यों गर्मी होती है दोस्त, क्योंकि अगर जो दोपहर की किरणों में आने वाली अधिक गर्मी इसलिए होती है क्योंकि दोपहर के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिससे प्रकाश की किरणें वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती हैं और जो ऊष्मा हानि होता है वो कम होता है। इस कारण अधिक से अधिक ऊष्मा पृथ्वी पर आ जाती है, जिस कारण क्या होता है कि दोपहर के समय हमें जो आने वाली किरणें होती हैं उससे गर्मी अधिक होती है। इसका जो कारण है ये आपका एक ही है, ऊष्मा हानि वहाँ पे कम हो जाता है और जो ऊष्मा है वो अधिक से अधिक पृथ्वी पर आती है, जो कि इसका जो रीजन है वो क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को कम हो जाना। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो पहले पॉइंट पे बात करते हैं दोस्त विकिरण ऊर्जा। तो विकिरण ऊर्जा सदैव सीधी रेखा में चलती है, ये पॉइंट आप नोट डाउन करिएगा। विकिरण ऊर्जा सदैव सीधी रेखा में चलती है। दूसरे पॉइंट पे दोस्त बात करते हैं, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा विकिरण के रूप में आती है। किससे दोस्त, विकिरण के रूप में आती है सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा। तीसरे पॉइंट पे दोस्त बात करते हैं, तीसरा पॉइंट है विकिरण ऊर्जा जिस सतह पर गिरती है वहां पर दाब डालती है। क्या डालती है दोस्त, वहां पे प्रेशर डालती है। यहाँ पे हम बात करेंगे चौथे पॉइंट की। तो विकिरण ऊर्जा जिस माध्यम में चलती है वह उसे गर्म नहीं करती है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। विकिरण जो ऊर्जा है, लास्ट दोस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट, पांचवा पॉइंट है, विकिरण ऊर्जा अवरक्त किरणें होती हैं। कौन सी किरणें होती हैं दोस्त,
अवरक्त किरणें होती हैं विकिरण ऊर्जा। तो आज के लिए दोस्त इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन क्लास में मैथमेटिक्स के दोस्त यहाँ पे बेहतर क्लास मैं आपको यहाँ पे सबसे अधिक ज़्यादा फोकस दूंगा, तो वो आपको मैथमेटिक्स के लिए दूंगा, क्योंकि यहाँ पे पूरे आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मैथमेटिक्स के। तो इसके लिए दोस्त मैं आपको एकदम बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे तैयारी कराऊंगा मैथमेटिक्स के लिए, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना, आपका कोई भी कॉन्सेप्ट छूटा ना रह जाए। इसके लिए दोस्त यहाँ पे मैं प्रयत्न करूंगा और एक भी क्वेश्चन यहाँ पे आपका छूटने ना पाए। तो आज का क्लासेस दोस्त कैसा लगा कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। जितने स्टूडेंट यहाँ पे जुड़े हुए हैं, चैनल को दोस्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिल सके। और हो सके तो दोस्त आप वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा, ताकि दोस्त और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके, क्लासेस को एक बेहतर बनाया जा सके। और जो मैंने आपको कमेंट करने के लिए बताया है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या मैं जो आपके लिए यहाँ पे लाने वाला हूँ 100 क्वेश्चन का, यहाँ पे जो आपका 100 क्वेश्चन टेस्ट के लिए, वो क्या सही रहेगा या नहीं। आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको 100 क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए। उन सभी का डायरेक्ट आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आपके लिए ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको कंफर्म ऑप्शन पे टिक करना है और फिर वहाँ पे आपको हमें बताना है। ठीक है, वहाँ पे मैं आपको वेबसाइट के द्वारा बताऊंगा, अभी मैं वहाँ पे आपके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, सेट करूंगा, देख रहा हूँ कैसे होगा, ये भी मैं आपको वहाँ पे डिटेल बताऊंगा। तो यहाँ पे आशा करते हैं आप सभी को आज की क्लासेस पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर करिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।